क्लास में जो कुछ भी हुआ है लास्ट क्लास में? किसी का कोई डाउट है? जवाब दो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। ओके, स्टार्ट। पॉइंट लिख लेंगे हम, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग से जनरल पॉइंट्स हैं। तो पहली बात ये कि जो इंटेग्यूमेंट होता है इन द केस ऑफ लीची, लीची के केस में लीची की केस में जो इंटेग्यूमेंट है वो कैसा होता है? लीची के केस में जो इंटेग्यूमेंट होता है, मतलब जो ओव्यूल का कवरिंग होता है, ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट होती है वो फ्लैशी होती है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तो लीची के केस में जो इंटेग्यूमेंट होता है दैट इज फ्लैशी। ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट है वो फ्लैशी होता है बेटा। इस फ्लैशी इंटेग्यूमेंट को हम कहते हैं एरल। लीची का जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो ना, बीच के बाहर वाला पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। वो क्या है एक्चुअली में? ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट है, जिसे हम एरिल कहते हैं, और वो एरिल ही हम खाते हैं। तो लीची में द एडिबल पार्ट इज इंटेग्यूमेंट विच इज फ्लैशी। ओके, एक और चीज देखेंगे, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है। इन द केस ऑफ कैस्टर, इन द केस ऑफ कैस्टर के केस में, कैस्टर इज रिसिनस। कैस्टर का साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस। तो कैस्टर के केस में जो इंटेग्यूमेंट होती है सीड की और ओव्यूल की, जो इंटेग्यूमेंट होती है उसकी आउटग्रोथ निकल जाती है। देयर इज आउटग्रोथ ऑफ outer integument, की आउटग्रोथ हो जाती है एट माइक्रोपाइलर एंड, एट माइक्रोपाइलर एंड। एनसीईआरटी में सीड का डायग्राम भी बना हुआ है, मैं दिखाऊंगी अगली क्लास में। तो इस माइक्रोपाइलर एंड पे आउटर इंटेग्यूमेंट की जो आउटग्रोथ हो गई है, इसे हम कहते हैं बेटा कैरेंकल। इसे हम क्या बोलते हैं? कैरेंकल। ये क्वेश्चन है मॉड्यूल में, कैरेंकल क्या होता है? कैरेंकल क्या करता है? कैस्टर का ओव्यूल है, कैस्टर के ओव्यूल में आउटर इंटेग्यूमेंट की जब ओव्यूल से सीड बनेगा बाद में, तो सीड की कोट की आउटर ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि इंटेग्यूमेंट ने क्या बनाना है आगे जाके? ओव्यूल ने सीड बनाना है, तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट सीड की कवरिंग बना देगी, यानी सीड कोट। तो ये लटका हुआ सा एक लेदरी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैरेंकल। ये कैरेंकल के दो काम होते हैं, एक तो ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा सॉइल में से, इट एब्सॉर्ब्स वाटर, और दूसरा काम क्या करेगा? इट विल, ये शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एंट्स वगैरह अट्रैक्ट होकर इसके पास आएंगी और इस सीड का डिस्पर्सल करने में मदद करेंगी। इट secretes sugary substances, it secretes sugary substances to attract ants, और इस हम कहते हैं मरमैकोफिली। इसको हम क्या बोलते हैं? मरमैकोफिली। तो मरमैकोफिली क्या होता है? मरमैकोफिली में क्या होता है कि एंट्स, जो कैरेंकल है, ये शुगरी सब्सटेंस रिलीज कर रहा है,
और इन शुगर्स की वजह से कौन अट्रैक्ट होके आ रहा है वहां पे, एंट्स, और एंट्स इस सीड को डिस्पर्स कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, तो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, इसे कहते हैं मरमैकोफिली। तो तुम्हें पता होना चाहिए कैरेंकल हमें किस मिलता है, कैन सी इन द केस ऑफ कैस्टर। और एरल क्या होता है, इंटेग्यूमेंट अगर फ्लैशी हो जाए इन द केस ऑफ लीची तो उसे एरल कहते हैं, और हम एरल ही खाते हैं। अब आगे बात सुनो, आगे चलूं? यस मैम। दोबारा बताना, मायरोमैकोफिली वाला दोबारा बता दो। मरमैकोफिली मतलब ये जो कैरेंकल है शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा है जो कि एंट्स को अपने पास अट्रैक्ट करेगी, एंट्स को अट्रैक्ट करेगी अपने पास, ताकि एंट्स आए और इस सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, इसे मरमैकोफिली कहते हैं। फिनोमेनन को? हाँ जी। ओके मैम। डन मैम। आगे चलूं? यस। ओके, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेटा ओव्यूल। फीमेल पार्ट कौन सा है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है हमारे पास, और इस इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम कहते हैं ओव्यूल। ऑब्वियसली अभी हुई तो सब कुछ क्या चल रहा है, डिप्लॉयड, पूरा कार्पल डिप्लॉयड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब डिप्लॉयड है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो भी डिप्लॉयड है। ओव्यूल के अंदर पड़े हैं बहुत सारे सेल्स, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव सेल्स है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूट्रिटिव सेल्स पड़े, और इन न्यूट्रिटिव सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे ओव्यूल को। नाउ व्हाट विल हैपन, न्यूसेलस जो है इसमें से कोई एक सेल साइज में बड़ा हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म आ जाएगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ दी सेल, वन ऑफ दी कौन सा सेल, न्यूसेलस का, वन ऑफ दी न्यूसेलर सेल has dense cytoplasm and a prominent nucleus. और इस सेल को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। इट विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, ये एक्ट करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, अभी मियोसिस नहीं हुई। और ध्यान रहे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ओव्यूल में कौन से वाला न्यूसेलस का सेल्स, ओव्यूल में वो सेल जो जनरली माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ओव्यूल में न्यूसेल, आगे लिखवा दूंगी चलो कोई बात नहीं, ओव्यूल में की तरफ न्यूसेल जो साइज में बढ़ जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म आ जाएगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ जाएगा, जिसे हम कह देंगे मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, मियोसिस। इस मेगास्पोर मदर सेल में होगी स्पोरिक मियोसिस या सिंपली मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस होंगी तो 4 मेगा स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, 4 मेगा स्पोर्स बन जाएंगे। और मेगा स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि वो मियोसिस बने, क्योंकि वो मियोसिस से बने तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 4 मेगा स्पोर्स बन गए। इस प्रोसेस को
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर का बनना, इसे हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर्स का जेनेसिस, जनरेशन, फॉर्मेशन। क्लियर है? Yes, ma'am. ये बात Yes, क्लियर है ma'am. आपको? व्हाट Yes, इज ma'am. मेगास्पोरोजेनेसिस? यस मैम। ठीक है, तो अब आफ्टर दिस ये है मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस में अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर देती हूँ साइड में। तो हमारे पास क्या है? ओव्यूल है, ठीक है, वी हैव ओव्यूल। और ओव्यूल के दो एंड्स होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चिलाज़र, है ना? ओव्यूल के दो एंड्स बना देते हैं हम। माइक्रोपाइलर एंड होता है एक, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है, पीछे डायग्राम पलट के देख सकते हो। और दूसरा एंड कौन सा होता है? चिलाज़र एंड, ठीक है। अब ओव्यूल में न्यूसेलस के सेल्स पड़े हैं। ओव्यूल में क्या पड़े हैं? न्यूसेलस टिश्यू पड़ा है, न्यूसेलस पूरा न्यूट्रिटिव सेल्स पड़े। वन ऑफ द न्यूसेलस का सेल जो कि होगा प्रोफाइल की तरफ होगा, ठीक है। वन ऑफ द न्यूसेलर सेल, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल towards the Micropylar end. towards the micropylar end, towards the micropylar end, micropylar end की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कोई एक सेल, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कोई एक सेल जो है, इट विल development grow in size. It will grow in size, will have dense cytoplasm, prominent nucleus acting as Yes. megaspore mother cell. yes, will have dense cytoplasm and a prominent nucleus. और उस सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉयड होगा। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या कराएंगे हम? Sporic meiosis. Meiosis. मियोसिस लिख लो या स्पोरिक मियोसिस। स्पोर्स बनाने हैं ना, मेगास्पोर्स, तो स्पोरिक मियोसिस। और स्पोरिक मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे? Four फोर haploid मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे और चारों क्या होंगे? हैप्लॉइड। मियोसिस से बने हैं तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। Half. ठीक है, अब 4 मेगा है मेरे पास। आगे समझ आ गया? Yes ma'am. जी मैम. इतने प्रोसेस को हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर्स बन गए, ओके। अब जो मेरे पास 4 मेगास्पोर्स है, 1 2 3 4, ओव्यूल के अंदर है ना ये सब, ओव्यूल के अंदर हो रहा है ये सारा काम। तो ओव्यूल के अंदर ऐसे 4 मेगास्पोर बन गए न्यूसेलस से, न्यूसेलस के मेगास्पोर मदर सेल से। ओव्यूल में एक एंड है माइक्रोपाइल और दूसरा एंड क्या है? चिलाज़र.
तो ओव्यूल में एक माइक्रोपाइलर एंड है और एक चिलाजल एंड है, और ओव्यूल के अंदर ऐसे 4 मेगास्पोर बन गए। अब 4 मेगास्पोर में से जो 3 माइक्रोपाइल की तरफ है, ये पहले 3 माइक्रोपाइल की तरफ जो है, ये क्या हो जाएंगे? Degenerate. दे विल डीजेनरेट। और बचा एक जो है, इट विल रिमेन functional. फंक्शनल। ठीक है, 4 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो Degenerate. जाते हैं, और 1 मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है। कौन से साइड वाला? Chalazel end. मैं कह सकती हूँ Chalazel end. फर्स्ट फ्रॉम द चिलाजल एंड या फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, है ना? फंक्शनल कौन सा रहेगा? फर्स्ट From Chalazel. From the Chalazel end. चिलाजल एंड और लास्ट फ्रॉम Micropilot. माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से जो लास्ट है या चिलाजल एंड की तरफ जो फर्स्ट है, सिर्फ वो मेगास्पोर क्या रहेगा हमारा? फंक्शनल। Functional. ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, अब चलूं आगे ना? मैम हाँ, मैम ये डीजेनरेट क्यों होते हैं? क्या? ये डीजेनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक ही चाहिए, और कुछ में नहीं भी होते, वो भी आगे आ रही हूँ। ओके मैम। ये समझ आया इतना? Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। 4 में से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, हमारे पास 1 फंक्शनल मेगास्पोर है जो हेप्लॉइड है, एंड इट इज टुवर्ड्स द चिलाजल एंड, राइट? इस एक मेगास्पोर में अब हम कराएंगे 3 माइटोसिस। 3 क्या कराएंगे? माइटोसिस। ओके, From embryos. 3 माइटोसिस, और 3 माइटोसिस होने के बाद आप देखेंगे कि इस मेगास्पोर से बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। माइटोसिस के बाद क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ये भी पूरा डिटेल में करना है। एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है, इट इज कॉल्ड फीमेल गेमिटोफाइट। Height. जैसे मेल गेमिटोफाइट पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर गेमीट्स बनते हैं, ऐसे ही एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गेमिटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या बनेगा? एग। इट कंटेन्स एग। एग यानी फीमेल गेमीट, तो फीमेल गेमीट इसके अंदर है, तो इसको फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं। ओके ओके। अब एक फंक्शनल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बन रहा है, फीमेल गेमिटोफाइट बन रहा है, और उसी के अंदर एग है, गेमीट भी है, इसे कह देंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक का बनना इज कॉल्ड मेगा गेमिटोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गेमीट होगा ही, मेगा गेमीट यानी एग होगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हुआ क्या? ओव्यूल हमारा मेन पार्ट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल में कोई न्यूसेलस का सेल जो है वो एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और उससे बन जाएंगे मेगास्पोर्स। इसे कहा मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक, इसे कहेंगे मेगा गेमिटोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होगा हमारा? मैम गैम Egg. बोलो। मैम गैम थोड़ी बने हैं जो गैमी बोलेंगे। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ एम्ब्रियो सैक जो बना है उसमें एग है, ओके मैम ठीक तो एग तो गैमीट ही है। हाँ जी मैम। दिस इज मेगा गेमिटोजेनेसिस। एम्ब्रियो सैक बना है, फीमेल गेमिटोफाइट बना है, पर इसके अंदर ऑलरेडी एग होता है, तो इसीलिए इसको मेगा गेमिटोजेनेसिस कह रहे हैं। ओके,
तो मेगास्पोरोजेनेसिस में तो हमें उतना ही करना था। अब हम बात करेंगे ये एम्ब्रियो सैक कैसे माइटोसिस होंगी और कैसे ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। सबसे पहले तो अब हम शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट या सिंपली मेगागेमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल डील विद, ये लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। Yes. कौन सा? एंड पे थोड़ा रिवाइज करा दूंगी, अभी एकदम हड़बड़ करी ना तो अभी फुली तैयार नहीं हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या होगा, हेडिंग डाल लीजिए फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे ये मेगा गेमीटोजेनेसिस कैसे होती है। फीमेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट किसको कह रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखेंगे अब हम। तो अब शुरू करते हैं। होता क्या है, हमारे पास 4 मेगास्पोर्स हैं, है ना? Yes, ma'am. 2, 3 एंड ये हमने मैम डेवलपमेंट ही तो करी थी, क्या? जिसकी फॉर्मेशन कराई थी ऊपर। हाँ, मेगास्पोर्स की। यस। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चिलाजल एंड है। लेट्स से ये इमेजिन करना है आपको, ओव्यूल के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो एक माइक्रोपाइलर एंड है और एक चिलाजल एंड है। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड और चिलाजल एंड में से क्या हुआ, माइक्रो क्या कराने हैं? रीजनरेट। डीजेनरेट कराने हैं। तो नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसा बना लेते हैं हम। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चिलाजल एंड है, ये 3 डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स है और एक ये चिलाजल एंड वाला क्या रह गया है, फंक्शन। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. अब क्या होगा, अब क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या होगा, होगी माइटोसिस। सबसे पहले क्या होगी, पहली माइटोसिस। टोटल 3 माइटोसिस कराएंगे हम। फर्स्ट माइटोसिस होगी इस मेगास्पोर में जो बचा हुआ है। जब फर्स्ट माइटोसिस होगी तो क्या होगा, ऊपर वाले 3 तो ये तो डीजेनरेटेड ही पड़े हैं और इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगी। अभी सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, बस क्या हो रही है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है। ये ध्यान रखना, मैं लिखवा भी दूंगी। ये डिविजन्स कराएंगे अभी हम, कैरियोकाइनेसिस अभी नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। ये 2 सेल नहीं है, 2 न्यूक्लियस है। ओके, अब क्या होगी, सेकेंड माइटोसिस। जब सेकेंड माइटोसिस होगी व्हाट विल हैपन, 3 तो ये डीजेनरेटेड ही थे और फिर हाँ, ये दोनों में फिर से कैरियर, तो न्यूक्लियस कितने, 4 ऐसे। तो मेगास्पोर में 4 न्यूक्लियस हो गया। अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, चारों के चारों न्यूक्लियस है, ये हम लिखेंगे आगे। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम करा देते हैं कौन सी माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस में ये माइक्रोपाइलर एंड 3 डीजेनरेट हो गए, फिर ये चला एंड पे। अब 4 से कितने न्यूक्लियस बना दूं, 8। 1 2 8। 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 न्यूक्लियस बन गए। क्लियर? Yes, ma'am.
नाउ व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनो, 3 न्यूक्लियस विल मूव ऊपर, 3 न्यूक्लियस विल मूव नीचे एंड 2 विल रिमेन इन द सेंटर, है ना। आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस, out of 8 nucleus, 3 moves to micropylar side, ऊपर की तरफ, 3 moves to micropylar end, 3 जो है वो चलाजल एंड पे चले जाएंगे नीचे की तरफ, and 2 will remain in the Center. 2 will remain in center, 2 बीच में रह जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लें। Yes, ma'am. जैसे ये हमारा सेल है, ओके, ऊपर कौन सा एंड बनाऊं, यहाँ पे मैं माइक्रोपाइलर लिख देती हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे चलाजल एंड है, लेट से, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर की तरफ कितने चले गए न्यूक्लियस, 3 चले गए, हाँ, और 3 कहाँ गए, चलाजल चलाजल की एंड में तरफ, 2 बीच और में 2 रह बीच में क्या हो गए, ऐसे ये अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? Yes, यस मैम। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा साइटोकाइनेसिस, एक साथ 3 माइटोसिस हो चुकी हैं, अब एक साथ सब में क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगी तो अब देखो कैसा बनेगा ये, साफ बनाना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी और नीट। हाँ जी, आगे देखो, माइक्रोपाइल की तरफ कितने न्यूक्लियस थे, 3, 1 2 और ये 3, ऐसा ही था। सेंटर में कितने न्यूक्लियस थे, 2, और नीचे चलाजल पे कितने थे, 3 ही थे। 8 न्यूक्लियस पूरे हो गए। अब हमें क्या करानी है, साइटोकाइनेसिस ना। अब मैं लेती, देखो हर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये बन गए ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल्स, माइक्रोपाइल की तरफ क्या बन गए, 3 सेल्स, ठीक है। फिर ऐसे ही साइटोकाइनेसिस हो गई चलाजल एंड की तरफ, तो 3 न्यूक्लियस के अराउंड 3 क्या आ गए, फिर से साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोप्लाज्म आ गया, तो 3 सेल नीचे बन गए और 3 सेल ऊपर रह गए। दो न्यूक्लियस का अलग अलग सेल वो नहीं बनेगा, 2 न्यूक्लियस का बन जाता है एक कॉमन वॉल। इन 2 न्यूक्लियस की जो बीच में 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, इन ये दो सेल नहीं बनते, इनके अराउंड एक ही सेल बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो अब हमारा तैयार हो गया है बनके, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस बताओ, टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड, इट इज 8 न्यूक्लिएटेड। और सेल कितने हैं, 7। हर न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल बन गया, बस सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस थे उनके अराउंड तो एक ही सेल बना, तो सेल हमारे पास 7 बने, न्यूक्लियस तो टोटल, सेल टोटल कितने बनेंगे, 7, तो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
ये याद रखना है आपको। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। देखो दोबारा सुनो, हमारे पास क्या था? 4 मेगास्पोर्स थे। ये मेगास्पोर्स मियोसिस से बने हैं, तो डेफिनेटली ये मेगास्पोर क्या है बेटा? हैप्लॉइड। 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिजेनरेट करे, एक बचा फंक्शनल हैप्लॉइड। अब इसमें तीनों में माइटोसिस होती जा रही है। मेगास्पोर हैप्लॉइड है और माइटोसिस से क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो माइटोसिस से ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। इसमें बेशक बहुत सारे न्यूक्लियस है, पर हर न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, यानी हर सेल हैप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल है वो हैप्लॉइड है। अब तुम ये मत बोलना कि 8 न्यूक्लियस है तो 8n हो जाएगा, अभी तक वो फ्यूज थोड़ा ना किए। तो एक न्यूक्लियस हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है वो बोलेंगे। हर एक न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड ही होगा, चाहे उसमें कितने भी न्यूक्लियस हो। हर न्यूक्लियस तो हैप्लॉइड है ना, तो हैप्लॉइड ही बोलेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को। समझ आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस यस मैम। मैम। अगर एक सेल है उसके अंदर 10 न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, तो पूरा का पूरा सेल क्या होगा? जब क्या नहीं कर जाते? फ्यूज। ओके, अब ध्यान से सुनो, हम 7 सेल लिखते हैं कौन कौन से। माइक्रोपाइल की तरफ सब लेबल करेंगे। माइक्रोपाइल की तरफ ये जो दो सेल्स हैं, ये जो 2 सेल्स है इन्हें कहते हैं साइनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। साइनर्जिड्स ऑब्वियसली हैप्लॉइड होंगे, दोनों साइनर्जिड्स हैप्लॉइड हैं। और 2 साइनर्जिड्स के पीछे जो ये सेल गैमीट यानी एग सेल, फीमेल गैमीट यानी एग सेल। एग सेल का दूसरा नाम क्या होता है? oosphere। एग को हम और क्या बोलते हैं? oosphere। एंड एग क्या है? फीमेल गैमीट, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। दूसरी तरफ आ जाओ चिलाजल एंड पे, तो चिलाजल एंड पे ये दूसरा एंड हमारा क्या है? चिलाजल एंड। इन तीनों सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तीनों सेल्स हैप्लॉइड होंगे। 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, तो हमने कितने सेल्स लिख लिए? 6। 2 साइनर्जिड, 1 एग और 3 एंटीपोडल। 6 सेल हो गए। यस मैम। अब 7वां Yes, सेल ma'am. कौन सा है? ये सबसे बड़ा सेल डार्क ब्लू वाला, जिसके अंदर 2 ये न्यूक्लियस। एक ही ना जाएगा। हाँ, पूरा एक ही सेल है। न्यूक्लियस कितने भी हो, सेल तो एक ही है ना, बाउंड्री तो एक ही है ना। तो ये सबसे बड़ा सेल जो है पूरे एम्ब्रियो सैक में से कहते हैं सेंट्रल सेल। बेशक 2 न्यूक्लियस है, पर बेशक 2 न्यूक्लियस है, लेकिन हर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, तो सेंट्रल सेल भी क्या होगा? हैप्लॉइड। अभी तक ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए। ओके, तो 7 सेल गिनाओ। 2 साइनर्जिड, 1 और एक सेंट्रल सेल। 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस कितने? हर सेल का एक न्यूक्लियस, लेकिन सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस। और इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे। तो ये बन गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यहां पे हम ये चीज लिख सकते हैं, ऑल द डिविजन्स, यहीं पे लिख देती हूं, all the divisions, all the 3 mitotic divisions all the 3 mitotic divisions are strictly free nuclear
nuclear and are not followed immediately by and are not followed immediately by बोलो Cytokinesis. cytokinesis या cell wall formation. ये तुम्हें समझ आ गई ना बात मैंने जो लिखी है Yes, हाँ ma'am. है ना? Yes. मतलब पहले तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है और हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही. पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, बाद में होती है क्या? साइटोकाइनेसिस. तो ये पॉइंट लिख लिया इधर. ये सब बना लिया सबने? Yes, ma'am. कोई है जो अभी लिख रहा है? बना लिया. क्या? Free. Free nuclear and are not followed immediately by cell wall formation. Done? हाँ जी मैम. कितने होते हैं? सबने लिख लिया? अब Yes. ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हमारा एम्ब्रियो सैक 7 सेल डेट न्यूक्लिएटेड है, ये तुम्हें ध्यान रखना है. एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 cell dead nucleated. एम्ब्रियो Seven सैक cell dead. कैसे मिलता है? 7 सेल्ड एंड 8 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड. ठीक है. अब तुम देखो टोटल मेगास्पोर्स कितने थे? 4. 4. 4. लेकिन 4 मेगास्पोर्स में से एम्ब्रियो सैक कितने मेगास्पोर ने बनाया? एक ने. एक. है ना? एक ने. Yes. इस तरह की एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को जो हमने पढ़ी है, इस तरह की एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोर. इस क्या हो रहा है ये? हैंग हो रहा है. इस तरह की मोनोस्पोरिक. हाँ जी,
इस तरह की एम्ब्रियो सैक स्पोरिक, अब ये हाँ आ गया, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक मेगास्पोर से पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक बनना, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे और भी टाइप्स देखते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं लिखवाऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये लिख लिया सब लोगों ने इतना? मैम अब यस आगे मैम। देखो, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार? मोनोस्पोरिक, तो जो भी हमने ऊपर किया है डिटेल में, मोनोस्पोरिक। फिर बेटा इट कैन बी बायस्पोरिक, अभी बताती हूँ क्या होगा बायस्पोरिक में। एंड थर्ड इट कैन बी टेट्रास्पोरिक, इट कैन बी टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक तो तुम्हें पता ही है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, जो हमने अभी ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। इट इज द मोस्ट टाइप। अब मोस्ट कॉमन टाइप में होता क्या है, सिंगल मेगास्पोर आउट ऑफ 4, एक मेगास्पोर से क्या बनेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक हमेशा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ही बनेगा, लेकिन अगर एक मेगास्पोर, इसे कहते हैं, एंड इट इज दी, इट वाज सीन इन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पॉलीगोनम, पॉलीगोनम प्लांट में इसको देखा गया था, तो इसे पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं, इसे हम पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीगोनम, एग्जाम्पल इज पॉलीगोनम, एंड दूसरा ओइनोथेरा, 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 ठीक है। सेकंड आ जाओ बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक का क्या मतलब होगा, 4 मेगास्पोर्स में से कितने डीजनरेट करेंगे, 2, और 2 मेगास्पोर्स जो बचेंगे, जो 2 मेगास्पोर्स बचेंगे उससे बनेगा एम्ब्रियो सैक। पर एम्ब्रियो सैक यहाँ पे भी कैसा होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियर। माइटोसिस कम नहीं हो जाएगी मैम इसमें? हाँ वो अलग बात है, वो हमारे काम की बात नहीं, माइटोसिस होती है, ओके ठीक है। तो ये बन गया, 2 मेगास्पोर से बने तो बाइस्पोरिक, इट इज सीन इन प्याज, अनियन, एलियम, एलियम एंड एंडीम्योन, 2 नाम याद रख लेना यहाँ पे, एंडीम्योन, इनमें बाइस्पोरिक देखने को मिलता है। मैम हाँ बनेगा तो एक ही एम्ब्रियो सैक ना? हाँ हाँ। नेक्स्ट लास्ट टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक में एक भी डिजनरेट नहीं होगा, 4 के 4 मेगास्पोर्स फंक्शनल है चारों। हाँ चारों फंक्शनल रहेंगे, और चारों मेगास्पोर से क्या बना देंगे हम, एम्ब्रियो सैक। एग्जाम्पल एडोक्सा, प्लम्बागो, क्या मैम? डोक्सा किसे कहते हैं? पता नहीं, ड्रूसा। तो ये कुछ नाम याद रख लो आप, जिसमें हमें टेट्रास्पोरिक दिखते हैं। तो ये समझ आया, और हमारे सिलेबस में जो है दैट इज मोनोस्पोरिक,
क्योंकि मोनोस्पोरिक सबसे कॉमन है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में यही होती है। ओके, तो पॉलीगोनम में आप मोनोस्पोरिक में आप लिख भी सकते हो, और it is seen in 80% of the angiosperms. It is seen in 80% of the angiosperms. So it is most common. 80% of the angiosperms में देखने को मिलती है। Clear? Yes, ma'am. आगे चले? नो मैम, लिख रहे हैं अभी। ओके, डन मैम। चलूं आगे? 1 मिनट मैम। Yes, ma'am. अब फ्रेश पेज पे सेंटर में एम्ब्रियो सैक बना लो, अच्छा सा दोबारा। मैम, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ बस मैम, ऊपर करना। डन मैम। चलो, तो अब फ्रेश पेज पे एकदम सेंटर में बना लो एम्ब्रियो सैक, ताकि हम सब कुछ उसके बारे में वही, मैं तो आसपास इसी के लिख दूंगी, तुम एक एक करके चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, और बीच में साथ में लिखना चाहो तो मेरे जैसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अब हम बनाते हैं एम्ब्रियो सैक। ये मेरा एम्ब्रियो सैक है। अब मैं इस बार और नीचे की तरफ क्या बना रही हूँ, माइक्रो पाइप, ठीक है। हुआ क्या है, चलाजल साइड पे कितने सेल बना दूं, तो 3। चलाजल साइड पे 3 सेल्स है ना, चलाजल साइड पे 3 है, और इन तीनों सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, बाद में लेबल करती हूँ, चलो पहले बना लेते हैं। मैम ये माइक्रो- मोनोस्पोरिक ही है ना? हाँ, मोनोस्पोरिक ही बना रहे बेटा, एम्ब्रियो सैक तो सबका ही सेम है। माइक्रोपाइल साइड पे 2 सेल बनाए, इन 2 सेल्स को क्या बोल रहे हैं, साइनर्जिड। रुको, तो ये 2 साइनर्जिड्स, और साइनर्जिड्स के पीछे छुपा बैठा है फीमेल गमीट, जिसे हम कहते हैं एग सेल, आंसर। ठीक है। उसके बाद सेंटर में एक सबसे बड़ा सेल बनाएंगे, सेंट्रल सेल। सेंटर में सबसे बड़ा सेल बनाएंगे,
और इस सबसे बड़े सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसके अंदर कितने पोलर न्यूक्लियस हैं? दो। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक सब बना लोगे, स्कूल के एग्जाम में आएगा बनाना। लेबलिंग कर दूं? Yes. चलिए, सबसे ऊपर चलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड Antipodal cells. एंटीपोडल सेल्स, या इनको कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है। The largest cell of the embryo sac is Central cell. Central. cell. फिर माइक्रोपाइल की तरफ there are 2 cells, ऑरेंज कलर वाले जो 2 सेल बनाए हैं वो क्या है? साइनर्जिड्स। ये 2 हैं, और साइनर्जिड्स के पीछे छुपा बैठा है फीमेल Egg cell. Egg cell. ठीक है। एग सेल एक है, एक एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल। ओके, अब हम एक एक करके इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द न्यूक्लियर अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो क्या लिखोगे? न्यूक्लियर अरेंजमेंट क्या है? ऊपर 3 न्यूक्लियस और बीच 2 ना? Yes, ma'am. ऐसे लिख सकती हूँ। Yes. तो न्यूक्लियर अरेंजमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज 3 + 2 + 3। ऊपर 3, बीच में 2 और नीचे 3, राइट? लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं सेल्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ऊपर कितने सेल है? 3, बीच में कितना? 1 सेंट्रल सेल, और नीचे कितने सेल है? 3, 2 साइनर्जिड और 1। समझ आई बात? ये दक्ष समझ आई बेटा? Yes, ma'am. ये सेलुलर वाली दोबारा बता दो एक बार में। सेल्स बताने हैं एम्ब्रियो सैक में। सेल्स का अरेंजमेंट ऊपर 3 है, एंटीपोडल, बीच में 1 और नीचे 3। एक और क्वेश्चन बता दो चलो। एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कौन कौन सी डिविजन्स और कितनी डिविजन्स चाहिए? 3 हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है एक ओव्यूल में। इस मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड था, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल जो कि हैप्लॉइड है। इसके लिए क्या क्या कौन कौन सी डिविजन्स की जरूरत पड़ी है? एक तो मियोसिस हुई, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना। फिर मेगास्पोर में कितनी माइटोसिस हुई? 3. यस, तो ये आपको याद रखना है। साइटोकाइनेसिस समझ आ गया ये बात? मैम? हाँ,
कितने होंगे इसके साइटोकाइनेसिस? क्या? इसमें कितने होंगे साइटोकाइनेसिस? इकट्ठी मियोसिस लिखी है उसमें। एक मियोसिस और बाद में 3 माइटोसिस। माइटोसिस में पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है, बाद में एक बार साइटोकाइनेसिस हुई है एक साथ। तब कितने हो जाएंगे? सेल के अराउंड साइटोकाइनेसिस हो रही है ना, वो मतलब तो फिर माइटोसिस में हम कैरियोकाइनेसिस को काउंट कर रहे हैं अभी, बस उसके हिसाब से देखो। मतलब 7 होंगी, है ना? आगे चलूं? चलूं आगे? Yes. यस मैम। अब हमें इसको लेबल, इसको एम्ब्रियो सैक के एक एक पार्ट को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला हम एक माइक्रोपाइल की तरफ 2 साइनर्जिड्स और 1 एग सेल है, और दोनों को मिला के पता है हम क्या कहते हैं? एग एपरेटस। 2 साइनर्जिड्स और 1 एग सेल को हम मिला के कहते हैं एग एपैरेटस। एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक तो एग सेल आ गया और 2 साइनर्जिड्स आ गए, राइट? एग एपरेटस में कितने सेल्स हैं? 3 टोटल। 3 सेल। Yes. सेल का एक न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लिएटेड। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे पूछा क्या है। अगर आपसे पूछे एग एपरेटस कैसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड। अगर पूछे एम्ब्रियो सेल कैसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ओके? यस मैम। सबसे पहले लिखते हैं हम, किसके बारे में लिखेंगे? एग के बारे में की जाए। एग के बारे में, तो एग जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये मैं लिख रही हूं डार्क ग्रीन कलर से, एग इज ऑल्सो कॉल्ड oosphere। जाइगोट को हम oospore भी कहते हैं और एग को oosphere कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एग सेल के अंदर माइक्रोपाइल की तरफ होता है वैक्यूल, माइक्रोपाइलर साइड पे क्या होता है? वैक्यूल। ओके, और चेलाजल साइड पे क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे आप देखो पीछे जो एग सेल दिख रहा है, उसपे मैंने ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है चेलाजा की तरफ, और जो पार्ट छुपा हुआ है उसमें नीचे यस अभी साइनर्जिड्स Yes, का ma'am. काम तो समझ जाओगे अच्छे से। ओके, उसके बाद अब आ जाओ साइनर्जिड्स के बारे में। तो साइनर्जिड्स के बारे में देखो, इनकी पोलैरिटी उल्टी होती है एग से। साइनर्जिड्स में क्या होगा? माइक्रोपाइल की तरफ क्या होगा? न्यूक्लियस, और चेलाजा की तरफ क्या होगा? वैक्यूल। इसे हम बना भी याद रखने के लिए ऐसे ऊपर वैक्यूल बना दो, ठीक है? और एग में इससे ऑपोजिट होगा, तो ये पोलैरिटी शो करते हैं एक तरह से। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात देखो, साइनर्जिड्स को हम हेल्पर सेल्स या कोऑपरेटिव सेल्स भी कहते हैं। साइनर्जिड्स आर also called or cooperative cells, हेल्पर सेल्स या कोऑपरेटिव सेल्स कहते हैं। साइनर्जिड्स में आप देखो मैंने फाइबर्स लेबल किए हुए हैं नीचे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर। तो these are cellulosic fibers which are called filiform apparatus. These are cellulosic fibers
जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus. apparatus। अब इस फिलीफॉर्म apparatus का काम भी पता होना चाहिए। तो फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पोलन ट्यूब में मेल गैमीट होगा, आगे हम पढ़ेंगे। पोलन ट्यूब को मेल फीमेल तक आना है फर्टिलाइजेशन के लिए। ट्यूब को किस रास्ते जाना है, तो ये फिलीफॉर्म apparatus जो है दे अट्रैक्ट दी या दे गाइड दी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स देम। ओके ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए। Yes, ma'am. They secrete chemicals which attracts क्या, pollen tube towards it, और पोलन ट्यूब के इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, Axis. कीमोट्रोपिक मूवमेंट। किसी केमिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साइनर्ज और एग सेल के बीच में, साइनर्जिड्स और एग सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस आर प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा है ना 11th में, याद है? Yes, ma'am. Plasmodesmatal connections between synergids and egg. Synergids and egg. एक और चीज, जब पोलन ट्यूब, अब पोलन ट्यूब ने तो एग तक पहुंचना है क्योंकि पोलन ट्यूब में मेल गैमीट है और एम्ब्रियो सैक में एग है, तो उस टाइम पे हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, दो ये ब्रेक कर जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, और एक बर्स्ट हुए साइनर्जिड्स में से ही पोलन ट्यूब एंटर करता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेंगे एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट है, पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में थ्रू डीजेनरेटेड साइनर्जिड, डीजेनरेट कर रहा होगा जो साइनर्जिड, उस रास्ते से वो एंटर करेगी, उसमें से पास होएगी। द पोलन ट्यूब enters the embryo sac through one of the degenerated Synergids. ओके। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद, मैम जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है ये एग सेल और साइनर्जिड्स के बीच में है। एग सेल और साइनर्जिड्स के बीच में, हाँ जी, ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे चलूं? यस Yes. ओके, No, ma'am. अब आ जाओ एंटीपोडल होते हैं। एंटीपोडल सेल्स वेजिटेटिव सेल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन से पहले डिजेनरेट कर जाते हैं। एज सच इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो भी वेजिटेटिव सेल नाम दिया इसको। और क्या, they do not play any role in fertilization. Yes, simple लिख लो, they degenerates
they defertilization. They have no role in sexual reproduction. reproduction. They have no role in sexual reproduction. एक मॉड्यूल में लेवल 2 में क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं लिखवा देती हूँ। थेरा में एम्ब्रियो सैक थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड। फिर ये मोनोस्पोरिक में कैसे आ गया? बनता एक ही मेगास्पोर से है ना, क्योंकि बस 4 एक सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड है। इसमें एंटीपोडल्स एब्सेंट होते हैं बेटा, इसमें एंटीपोडल्स क्या है? एब्सेंट। एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट है तो 7 में से 3 गए, 4 ही सेल बचे ना। पोलर न्यूक्लियाई भी इनके पास क्या है? एक ही है, तो इनका एम्ब्रियो सैक 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें इसका मॉड्यूल लेवल 2 में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब आ जाओ सेंट्रल सेल पे। मैम वो लिखा नहीं था। अच्छा कर दो ऊपर, 1 मिनट। किस पे मर्जी? डन मैम। यस। तो अब हम थोड़ा सा सेंट्रल सेल के बारे में लिख लेते हैं। सेंट्रल सेल के बारे में लिखिए बेटा, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। मैंने अटेंडेंस नहीं ली ना अभी तक। लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक का, इसके पास लार्ज वैक्यूल है। नेक्स्ट, इट हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। has 2 polar nuclei. That's it. अब सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड है, एक तो पता ही है साइनर्जिड्स भी हैप्लॉइड है। तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक ही क्या है? हैप्लॉइड है। समझ आ गया? जी मैम। डन बेटा? यस मैम। टाइम क्या हो गया? 2 अभी है बजे। हमारे पास 15 मिनट और पढ़ा देती हूँ। लेट हुई ना शुरू क्लास, पढ़ा दूं ना 15 मिनट? क्या कि मोनोस्पोरिक क्या होता है? मैंने बोला पहले समझा देती हूँ फिर लिखवा दूंगी। लिखवा दिया था बेटा? डन? थक गए। यहाँ तक सबने लिख लिया?
यस मैम। अब ध्यान दे तो हम स्टेमन पढ़ चुके हैं और स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन बन, ठीक है। ऐसे ही फीमेल स्ट्रक्चर कार्पल पढ़ चुके हैं, कार्पल में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन चुका है और एम्ब्रियो सैक में क्या पड़ा है, एग पड़ा है। ये सब हमने कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, मेल गेमीट तैयार है, फीमेल गेमीट भी तैयार है, फर्टिलाइजेशन करानी है। लेकिन दिक्कत क्या है, मेल गेमीट भी नॉन मोटाइल और फीमेल गेमीट भी नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। दोनों को एक, तो नेक्स्ट हालांकि हमारा क्या है, पॉलिनेशन, कि हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे ताकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ जाए और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन सबसे पहले हम एक बार पोलन ट्यूब भी बना के देख लेते हैं, पोलन ट्यूब वगैरह बना लेते हैं कैसे बनती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक अलग से बना लो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब। अब एक मिनट, अभी लिखवाऊं या बाद में इसको? हेडिंग डाल लिया आपने? बाद में भी लिख सकते थे इसको, मिट जाएगा मैम ये तो। बाद में ठीक रहता। काट दो, काट दो, काट दो बेटा, बाद में लिखवाऊंगी पॉलिटिक्स पे जाके। Yes, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, बाद में लिखवाऊंगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारे मेल गमीट्स तैयार है पोलन ग्रेन में, फीमेल गमीट तैयार है एम्ब्रियो सैक में, लेकिन एग भी मूव नहीं कर सकता और मेल गमीट भी नॉन मोटाइल है। तो नाउ देयर इज अ नीड जिससे कि हम पोलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचा दें, एंड द प्रोसेस बाय विच, जब हम पोलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचाएंगे उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, पॉलिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन के बारे में सबसे पहले आज तो बस बताऊंगी पॉलिनेशन का बेसिक, डिटेल में कल करेंगे। पॉलिनेशन जो ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, जहां पे पोलन ग्रेन बनेगा वहीं तो पॉलिनेशन चाहिए। और पोलन ग्रेन सिर्फ दो ग्रुप्स बनाते हैं प्लांट्स के, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के पीछे स्पर्म लगा है, मतलब दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। और सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स, राइट। तो पॉलिनेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ फीचर ऑफ, इट इज अ स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स किसको कहते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग, सीड फॉर्मिंग प्लांट्स, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। सीड प्रोड्यूस दो ग्रुप्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जिनके पीछे स्पर्म लगा हुआ है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है वो पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और लाइन लिख लेंगे, अगर पॉलिनेशन हो जाए तो भी 100% गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तुम्हें पता है स्टिग्मा तक, हाँ जी। अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन के अंदर पता चला मेल गैमेट डिजेनरेट हो गया है,
या उसकी वायबिलिटी खत्म हो गई है, या एम्ब्रियो सैक में कोई प्रॉब्लम है, या पोलन ट्यूब नहीं बन रही है, 100 कारण हो सकते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तो पॉलिनेशन जो है ये फर्टिलाइजेशन को गारंटी नहीं करती, इसका काम सिर्फ मेल पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा है। तो जरूरी नहीं है पॉलिनेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन होगी ही। सो इट डज नॉट इंश्योर्स, it does not ensures fertilization. It does not ensure fertilization. अब हम डेफिनेशन लिखते हैं पॉलिनेशन की, अच्छे से लिखेंगे। It is the transfer of pollen. It is the transfer of pollen grains to Stigma. stigma of। अब 3 केसेस हो सकते हैं। पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहुंचाना है कार्पल के, लेकिन वो स्टिग्मा कहाँ हो सकता है उस बेसिस पे देयर कैन बी 3 केसेस। तो मैं इसको 3 में डिवाइड, तो and 3। सबसे पहला केस देखो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे फ्लावर्स लगे हैं 1, और इस फ्लावर पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो फ्लावर पे क्या होगा, स्टेमन भी होगा और कार्पेल भी होगा। ये कार्पेल है, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, और ये है लेट्स से स्टेमन। स्टेमन क्या हो सकता है, स्टेमन से पोलन ग्रेन्स निकले, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकले, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ चले गए, इसी फ्लावर के स्टिग्मा में। तो फर्स्ट केस इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अगर एक ही फूल के पोलन्स उसी फूल के स्टिग्मा पे लैंड हो जाए तो ऑटो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस, और इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में देखो फ्लावर सेम है, प्लांट सेम है, एक ही प्लांट पे फूल लगा है, तो स्टेमन में भी वही डीएनए होगा जो कार्पेल में होगा। हेलो, यस मैम। यस मैम। जब सेम ही प्लांट का पार्ट है ये, तो सारे हर एक पार्ट में सेम डीएनए होगा, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगी? नो मैम। नो मैम। तो ऑटोगेमी में जेनेटिकली भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटली देखो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही फ्लावर में हो रहा है सब कुछ। तो ऑटोगेमी में क्या लिखेंगे हम, जेनेटिकली एंड ecologically self pollination, self pollination। ओके, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, प्लांट एक ही है, फ्लावर्स अलग अलग। हाँ, अब इस पे 2 फ्लावर्स बना देती हूँ, और एक फ्लावर इधर बना देती हूँ।
ठीक है। अब एक फ्लावर, मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है ये, एक फ्लावर पे स्टेमन है और एक पे क्या है, कार्पल। ये कार्पल है इस फ्लावर में और इस फ्लावर में स्टेमन है। यूनिसेक्सुअल एक ही प्लांट पे है ये, मेल पार्ट फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी है एक ही प्लांट पे। व्हाट विल हैपन? ये पौधा दूसरा अगर मोनोशियस प्लांट हो या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो तो क्या हो सकता है कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गए, लेकिन वो दूसरा फ्लावर भी कहाँ है, उसी प्लांट पे है, उसी प्लांट पे है। गिटनोगैमी, इसे हम क्या कहते हैं, गिटनोगैमी। क्या होगा? It is the transfer of pollen grains to the stigma of other flower but of the same plant. Stigma of other flower but of the same plant. अब तुम बताओ जेनेटिकली क्या है ये? नहीं आएंगी क्योंकि प्लांट तो एक ही है, तो एक फूल में जो डीएनए है वही दूसरे फूल में भी वही डीएनए होगा। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ, लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड केस क्या हो सकता है, प्लांट ही अलग अलग बना दे। अगर हम दो प्लांट्स हैं सेम स्पीशीज के, अगर एक एप्पल है तो दूसरा भी एप्पल, एक ये प्लांट्स हैं, एक पे ये फूल लगा है, ये दूसरे पे फूल लगा है, एक फूल पे हम स्टेमन बना देते हैं, एक पे कार्पेल बना देते हैं। तो अब क्या होगा थर्ड केस में, एक पेड़ के फूल के स्टेमन से निकलेंगी पॉलन्स और वो दूसरे पेड़ के फूल के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगी। सो दिस इज द थर्ड टाइप which is called xenogamy. अब xenogamy क्या है, एक्चुअली में प्लांट भी अलग अलग है तो डीएनए दोनों प्लांट्स का अलग होगा, तो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन या ट्रू पॉलिनेशन, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा वेरिएशंस आएंगे। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ other flower of the other plant but of the same species, but of the same species. It is true pollination क्योंकि इसी से वेरिएशंस आएंगी। ट्रू पॉलिनेशन यानी इकोलॉजिकली को फंक्शनली भी लिखा हो सकता है कई जगह, इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यही होती है। Yes, ma'am. लिख लीजिए।
लिख लिया मैम। हो गया? यस मैम। नो मैम। लिख लो फटाफट। मैम, हाँ बेटा, अगर पॉलिनेशन अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रही है फिर? बेटा फिर वो पोलन ग्रेन मिलके पता नहीं क्या ही बन जाता। ओके मैम। मैम वैसे वो तो सिर्फ लैब्स में हो सकता है ना? हाँ मतलब नेचुरली ये बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे ह्यूमंस का भी तो नहीं हो ऐसी सकता है पोलन्स वैसे को फिर स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है जो उनकी स्पीशीज की नहीं होती। यस मैम। वो बोलते हैं भाई हम अपने ही स्पीशीज वालों को एक्सेप्ट करेंगे, हम दूसरे इंटर स्पीशीज मैरिज हम नहीं कराते। होगी फिर क्या होएगा? क्या? अगर होगी फिर क्या होएगा? अगर हो गई यस मैम। वो रिजेक्ट ही कर दे हो कर। लैब्स में ऐसा कराते हैं हम, तो हाइब्रिड प्लांट्स बन जाते हैं। मतलब कुछ और ही बन जाते हो कोई और स्पीशीज? टमाटो और पोटैटो को मिलके ऐसा बायोटेक से हमने पोमैटो बनाया है, जिसमें आलू के भी गुण है और टमाटर के भी, लेकिन फिर लोग उसको एक्सेप्ट। ओके मैम। लेकिन के बाद क्या बोला मैम? किसके बाद? लेकिन के बाद नहीं सुना। समझ ही नहीं आया तुम क्या कह रही हो। करते। मैम आपने भी बोला ना कि वो पोटैटो। हाँ वो मार्केट में चला नहीं, क्योंकि आम जनता एक्सेप्ट नहीं करती ना, उनको लगता है पता नहीं क्या बना दिया है। ओके मैम। ये लिख लिया सब? यस मैम। यस मैम। चलिए आज के लिए इतना ही, अब खाना खाइए, रेस्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए अपनी। गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम। ओके बेटा, Thank you, थैंक ma'am. यू। थैंक बाय यू। मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। ध्यान रखो सब लोग, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। ओके, टेक केयर। Good afternoon, ma'am.